लो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैस स्टेट एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवोगाड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रोस नंबर वो नंबर है जिससे हम एक मोल में प्रेजेंट सब्सटेंसेस को डिफाइन करते हैं। कई बार आपको एवोगाड्रोस नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया भी रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से उस नंबर को यूज करना है और कई जगहों पर इसका काम आता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय यूनिट मास। यूनिट मास एटम का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है, आयन का हो सकता है, तो आपको उसी हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने होते हैं। इसके साथ ही अगर आपको गैस की वॉल्यूम दी हुई हो तो आपको स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर्स होता है उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी एक कांस्टेंट है जो हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास बाई 2 से। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में जानना हो तो एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। उसी को अगर हम लोग n से, n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर या कोई भी नेचुरल नंबर टू बी मोर स्पेसिफिक हो सकती है। एम्पेरिकल फार्मूला एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो में अगर हम लोग डिफाइन करें उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के, तो उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है। उसके बाद है H2O2 के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है मोलारिटी इंटू 11.2 और नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। वॉल्यूम स्ट्रेंथ असल में डिफाइन की जाती है सिर्फ H2O2 के लिए ही मोस्टली। ये वो होता है कि कितना ऑक्सीजन रिलीज करती है H2O2, मतलब कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगी एक गिवन अमाउंट ऑफ या गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो इससे हम मोलारिटी और नॉर्मेलिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कई सालों में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं जिसे आप इसके यूज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के को समझना एक कंपलसरी चीज नहीं है, मतलब आप ज्यादातर क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट लगाकर और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी अगर आपको पता होती है तो कई बार क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी मोलारिटी से बहुत मिलता जुलता है। जैसे वहां पर हम लोग मोल्स को डिवाइड करते थे वॉल्यूम से, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को डिवाइड करते हैं यहाँ वॉल्यूम इन लीटर से। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है क्या? तो वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर। यहां से हम लोग अगर देखें, अगर एक एक करके उसे आगे बढ़ाया जाए तो n फैक्टर को अगर हम लोग मोलारिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी मिलती है, या फिर नॉर्मेलिटी बाई n फैक्टर इज इक्वल टू मोलारिटी। n फैक्टर आखिर होता क्या है? तो जब हमें एसिड्स दिए हुए हो तो एसिड्स की बेसिसिटी, बेसेस की एसिडिटी, और अगर आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ हो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में, ये चीजें असल में एनसीईआरटी के जो 8th चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें दी हुई हैं थोड़ी डिटेल में। और इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मेलिटी के जो क्वेश्चंस आप आरसी मुखर्जी वाली बुक से लगा सकते हैं, वहां से भी आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लें। नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट असल में थोड़ा जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करता है क्वेश्चंस को। इसके साथ ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें मोलारिटी से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनमें भी नॉर्मेलिटी हेल्प करता है। उसके बाद है कि अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिया हुआ हो तो वहां पे n फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजेस करता है। मतलब मान लीजिए अगर कहीं +1 दिया हुआ हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो +5 और -1 दोनों चला जाएगा एक ही रिएक्शन में। तो वहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब n फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। जैसा हम लोग रेजिस्टेंसेस के पैरेलल का फॉर्मूला लगाते थे वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद है ओलियम के लिए। ओलियम में क्या होता है कि जो लेबलिंग होती है ओलियम के पैकेट के ऊपर या ओलियम के कंटेनर के ऊपर, वो 100% से ज्यादा होती है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। इसे आप दो भागों में तोड़कर देख सकते हैं, H2SO4 और SO3। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिलता है H2S2O7। तो ओलियम होता ही यही है, जब हम लोग SO3 गैस को मिला देते हैं H2SO4 में तब हमें ओलियम मिलता है। तो ओलियम में जो लेबलिंग होती है वो हमेशा 100% से ज्यादा होती है। इस लेबलिंग का मतलब ही मैं समझाने के लिए यहां पर इसे ऐड किया है। मान लीजिए कहीं पर 109% लेबलिंग दी हुई हो तो 109% लेबलिंग का मतलब है कि इसमें 100 ग्राम ओलियम है
और अगर हम इसमें 9 ग्राम वाटर मिलाएंगे तो हमें 109 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम SO3 में H2O ऐड कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2S और O4। तो हमें मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे होता है रिएक्शन में ये तो पता ही है, बस वही करना है। यहाँ पर आपको जितना भी एक्स्ट्रा परसेंट दिया हुआ हो, मतलब 100 के ऊपर जितना भी चीज़ आपको दिया हुआ हो, जितना भी परसेंट आपको दिया हुआ हो, उतना मास वाटर आपको ऐड करना होगा, तो आपको जो टोटल परसेंट दिया हुआ है उतना H2SO4 मिल जाएगा उस सॉल्यूशन में। उसके बाद आता है गैसेस गेट एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हवा में मौजूद गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये केमिकल्स आपको पता होने जरूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ रहेगा कि एक्स सब्सटेंस गॉट अब्जॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग वाज लेफ्ट। तो ऐसी चीज़ों को आपको सॉल्व करने के लिए पता रखना होगा कि कौन सी गैस आखिर अब्जॉर्ब कहाँ पर हो रही है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि KOH या NaOH में CO2, SO2, NO2 अब्जॉर्ब होते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल में O3, ये वाला आपको खासा याद रखने की जरूरत है क्योंकि टर्पेंटाइन ऑयल आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि O3 उस रिएक्शन से बाहर हो चुका है। इसके साथ ही अल्कलाइन पायरोगेलोल O2 को अब्जॉर्ब करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि आपसे O2 कई बार उस मिक्सचर से हटवा दिया जाएगा जिसके बाद आगे की रिएक्शन होगी, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद है अमोनिकल कपरस क्लोराइड में CO और C2H2 अब्जॉर्ब होती है जिसे अल्काइन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में मॉइस्चर और NH3, ये भी याद रखना कि जरूरी है कि जब भी कॉन्क H2SO4 आपको दिया हुआ हो तो उस रिएक्शन मिक्सचर से वाटर या फिर मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वो हट जाएगा। इसके साथ ही अगर हीटेड Mg में उस मिक्सचर को निकाला जाए तो N2 अब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि आप आगे चलकर पढ़ेंगे ये लोग एक कंपाउंड बना लेते हैं Mg3N2, तो वो वहां पर N2 अब्जॉर्ब कर लेती है Mg। उसके साथ ही FeSO4 NO को अब्जॉर्ब कर लेती है, वो अपना कुछ कंपाउंड बनाकर इस गैस को अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब मिक्सचर से हटा लेती है। उसके बाद है डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। यहां पर आपको मेन चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि फेनोल्फथलीन आखिर किन चीजों के टाइट्रेशन को बता पाता है। तो वो 100% NaOH और 50% Na2CO3 के टाइट्रेशंस के बारे में हमें बता पाता है। मतलब अगर हम फेनोल्फथलीन को इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे तो हमें 100% NaOH और 50% Na2CO3 के टाइट्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। उसके आगे क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि 50% जब टाइट्रेशन हो जाता है Na2CO3 का तो वो NaHCO3 बना देता है, और फेनोल्फथलीन में जो कैपेसिटी है वो ये नहीं बता पाती कि NaHCO3 रिएक्शन से हटा है या नहीं। अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करें उसके बदले तो हमें इस मिक्सचर के सभी चीजों की टाइट्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो आपसे डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि अगर हमने एक मिक्सचर लिया था शुरू में, उसमें फेनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हुए हमने इतना सॉल्यूशन डाला और इतना टाइट्रेशन किया, अब जो बाकी टाइट्रेशन बचा है वो हम लोग मिथाइल ऑरेंज से कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ टाइटर डालना पड़ेगा उसको टाइट्रेट करने के लिए। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए उनका आंसर करने के लिए। उसके बाद है आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। ये दो टेक्निक्स हैं तो सॉल्यूशन में पता करने के लिए कि उनका मास क्या है या फिर उनकी वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है। तो वो चीजें I2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब हम लोग यूज करते हैं तो I2 दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर 2I- बनाता है, मतलब यहाँ n फैक्टर 2 हो जाता है I2 के लिए। इसका इक्विवेलेंट मास m/2 हम लोग रखते हैं, और आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा कि I2 का n फैक्टर 2 होता है आयोडीमेट्री में। उसके साथ ही अगला प्रोसेस है आयोडोमेट्री। इसमें क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है और उससे I2 गैस रिलीज होती है। इस I2 गैस को हाइपो सॉल्यूशन से मतलब Na2H2O3 सॉल्यूशन से पास कराया जाता है जो कि Na प्लस Na2S4O6 देता है। यहाँ पर n फैक्टर जो Na2H2O3 का होता है वो होता है 1, आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और जो I2 का n फैक्टर होता है वो होता है 2। आप जब इसीलिए नॉर्मलिटी को मैंने आपको कहा था एक बार आप पढ़ लें आर.सी. मुखर्जी से, क्योंकि ऐसे जो टाइट्रेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट लगाकर सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है मोलारिटी के कंपैरिजन में।
इसी के साथ जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ सॉल्यूट का मास आपको ग्राम में लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है, तो इसे ही स्ट्रेंथ कहा जाता है सॉल्यूशन का। आगे हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो ईएम वेव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में। तो वहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाएं और वेवलेंथ बढ़ाते जाएं तो किस तरह से आपको ऑर्डर मिलेगा वो यहाँ पर दिया गया है। वेवलेंथ सबसे कम होती है कॉस्मिक वेव्स की, या फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है कॉस्मिक वेव्स की, फिर गामा, एक्स, यूवी, फिर जो विजिबल रेंज का विबग्योर है मतलब वॉयलेट से लेके रेड तक, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये ऑर्डर आप याद रखें क्योंकि हो सकता है आपसे इस ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछ दे। उसके साथ ही जो सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन्स के गिरने की, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल पर चली जाती है। उसके बाद वहां से वापस आते वक्त जो सीरीज बनती है उसे ही लाइमन, बामल, पास्टन, ब्रैकेट, पीफेंट और हम्फ्री कहते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आया। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे लाइमन सीरीज का माना जाता है। मतलब कहीं से भी, चाहे वो ऊपर से आ रहा हो या नीचे से आए या फिर एक ही लेवल जंप करके आए, उन सभी में इसे लाइमन सीरीज में कहा जाता है। मतलब ये लाइमन सीरीज का पार्ट होता है। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट होती है, जैसा हम लोग देख सकते हैं इस तरफ होती है। उसके बाद आता है बाल्मर। जब सेकेंड लेवल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आए तो उसे बाल्मर सीरीज में कहा जाता है, और बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में होती है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे ही पास्टन, ब्रैकेट, पीफेंट, हम्फ्री में 6 लेवल पर आती है और ये चारों इंफ्रारेड कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये विजिबल रेंज के बाहर होते हैं। उसके बाद है कुछ मेजर फॉर्मूले जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद रखने हैं, ये बहुत ही जरूरी है। एनर्जी कभी भी अगर हम लोग डिफाइन करें तो उसके लिए हम लोग किसी वेवलेंथ के थ्रू अगर हम एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसमें हमें hc/λ का ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होती है। जैसा मैंने आपको बताया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको कई बार क्वेश्चन में दी रहती है, तो आप उसी वैल्यू का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। c स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही अगला एक फॉर्मूला है वेवलेंथ को इस इलेक्ट्रॉन के जंप्स से रिलेट करने के लिए। तो 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे आपको n1 और n2 इस तरह से चूज करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए। पॉजिटिव लाएं, उसके बाद आप ऊपर नीचे देख ही सकते हैं कि वहां पर एनर्जी लगेगी या फिर एनर्जी लूज होगी, तो वो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ r की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ और 1/r की वैल्यू ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको वेवलेंथ को ऊपर ले जाके 1/r डालना होगा। तो यहाँ पर 1/r की वैल्यू 91.1 नैनोमीटर्स के बराबर होती है। अगला हम लोग देखें कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। जैसा हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है एटम्स में, इसीलिए n इंटू h/2π। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, n वो नंबर ऑफ शेल है मतलब, और 2π की वैल्यू तो आप जानते हैं 2 इंटू 3.14 आप डाल सकते हैं वहां पर जल्दी सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है r की जो वैल्यू होती है मतलब किसी भी रेडियस, किसी भी शेल के रेडियस की, वो ये होती है। इतना लंबा फॉर्मूला याद करने के बदले आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करने पे जो आता है वो होता है 0.529 इंटू n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। ये याद रखिएगा कि ये जो यूनिट है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स। उसके बाद वेलोसिटी का भी सिमिलरली ऐसे ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, जिसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁶z/n। एक एटम की एनर्जी जो होती है वो होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जूल। ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जूल में होता है ये एनर्जी। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 13.6 z²/n² के बराबर आता है। यहीं से अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको रेडियस पता है, आपको वेलोसिटी पता है, बस वहां पर डाल देने से आपको मिलता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ये भी याद रखें क्योंकि हो सकता है आपको दो एटम्स के नंबर्स और नंबर ऑफ शेल दे दिया जाए और फिर आपको पता लगाना हो कि क्या उनके टाइम पीरियड्स का रेशियो होगा। उसके बाद अगला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि
मान लीजिए यहाँ पर एक मेटल रखा हुआ है, यहाँ पर हम एनर्जी देंगे फोटॉन्स के फॉर्म में, मतलब लाइट या फिर ईएम वेव्स के फॉर्म में। यहाँ पर एनर्जी आएगी, ये यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगी यहाँ से। तो ये क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इसे ही कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर, hc/λ होता है एनर्जी का फॉर्मूला, तो बस यहाँ पर लैम्डा नॉट हो जाता है वो, जिसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और इसे अगर c/λ को हम लोग फ्रीक्वेंसी के बराबर लिखें तो वो h न्यू होता है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, मतलब इतना कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी आपको लाइट का देना पड़ेगा अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। तो काइनेटिक एनर्जी, जो बाहर निकल रहे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट रहती है। जैसा मैंने आपको बताया, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट रहती है और इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक फोटोन आके दे दिया कुछ एनर्जी, दूसरा फोटोन आके बाकी की एनर्जी दे दिया, ऐसे नहीं चलता है। आपको एक ही फोटोन में वो एनर्जी डालनी होती है, क्योंकि एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करके उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कितनी लाइट पड़ रही है, इस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर निकलेंगे, और फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि निकल रहे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। उसके बाद है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को जो कि मोशन में है वो वेव की तरह भी काम करता है और उसकी एक वेवलेंथ होती है जिसे हम h/mv कह सकते हैं। इसे अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो हमें पता है mv उसका मोमेंटम होता है, तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं h/√2mke। और इसी को अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं h/√2qvm। अगर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ होता है लैम्डा =√150/v आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं, तो आपको ऑप्शन में ऐसी कोई चीज़ें दी रहेंगी जिसमें आपको मल्टी करेक्ट टाइप का चूज करना होगा, तो वहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सके जल्दी से, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते एक्यूरेटली। ये चीज़ बोर का जो मॉडल था एटम का, उसे डिस्प्रूव कर देती थी। वो मॉडल पहले कहता था कि इतनी दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से घूम रहा होगा और उस इलेक्ट्रॉन का इतना मास होगा, तो मतलब वहाँ पर हम लोग उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों डिफाइन कर दे रहे थे, तो उसे डिस्प्रूव कर रहा था ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको बस ये याद रखना है कि डेल्टा एक्स, मतलब जो एरर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का, और जो एरर हो सकता है मोमेंटम का, वो हमेशा h/4π से बड़ा होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अगला है कि हम लोग जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन करते हैं तो उसमें ये श्रोडिंगर की इक्वेशन काफ़ी काम आती है। ये इक्वेशन ऐसी है, आप बस इस इक्वेशन को फॉर्म में आइडेंटिफाई रखें। यहाँ पर जो डेल्टा है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोग थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे 11th या 12th में, और अभी के लिए बस आप इस इक्वेशन को इस तरह से याद रखें कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, KVPY में तो इसे आने की ज़्यादा चांसेस है नहीं, अगर आपसे स्कूल एग्जाम वगैरह में पूछ दिया जाए तो आपको बस याद रहना चाहिए ये क्या है। उसके बाद है किसी भी जगह पर जो रेडियल नोड्स होते हैं वो होते हैं n-l-1। आपको पता है n जो क्वांटम नंबर्स हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो n और l उसी में आते हैं, और आपको उन्हीं के थ्रू जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं वो डिफाइन करने के लिए अगर दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियल नोड्स n-l-1 होते हैं, एंगुलर नोड्स l के बराबर। तो आप अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल नोड्स मिलेंगे n-1। इसी के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप NCERT में देख लीजिएगा कि नोड्स किस तरह से आखिर प्लेस होते हैं। अभी के लिए काम के ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, और अगर आपसे इस पे क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं आराम से। उसके बाद है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब हमें डिफाइन करना होता है तो वो होता है l × l+1 का रूट इंटू h/2π। h वहीं यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है रूट अंडर एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई, ये हमेशा आ जाता है रूट अंडर 3/2 के बराबर। आपको पता है दो ही स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं, +1/2 और -1/2। तो हम यहाँ पे किसी एक को भी अगर उठा लें तो हमें मिल जाएगा ये चीज़ कि रूट अंडर 3/2 h/2 पाई के बराबर हो रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। हमें रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 कर देना होता है और बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट होता है और n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी डिफाइन होती है 2s प्लस 1 के थ्रू। यहाँ पे s हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, तो इसे आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू n प्लस 1। ये सारी चीजें आप याद रखें, कई बार आपसे आयरन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी या आयरन के आयंस की स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछ देता है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल्स और रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये दोनों के ऑर्डर्स आप याद रख लें, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इनके ऑर्डर्स को मेनली याद रखने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग आते हैं गैसियस स्टेट पे। गैसियस स्टेट में सबसे पहले तो जो यूनिट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है। 1 पास्कल का मतलब होता है 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। 1 ATM जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 बार के, वो होता है 10⁵ पास्कल। इसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg भी कहा जाता है और 1 मिलीमीटर Hg को 1 टॉर बुलाया जाता है। तो ये सारे यूनिट्स आप दिमाग में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन इन यूनिट्स के बेसिस पर कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। आगे हम लोग देखते हैं ये बेसिक आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे R की वैल्यू 0.081 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अगर आपको लीटर और ATM के फॉर्म में दिया गया हो तब आपको ये यूज करना है। अगर आपको जूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 8.314। सभी स्टैंडर्ड जगहों पर, मतलब जहां पर भी आपको SI यूनिट्स में सारी चीजें दी हुई हो वहां पर आप यही 8.314 यूज करें। अगर आपको जूल के बदले कैलोरी दिया गया है तो वही 8.314 को 4.2 से डिवाइड कर लीजिए और 1.987 आ जाएगा। उसके बाद है डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी जगह की जो टोटल प्रेशर होती है वो पार्शियल प्रेशर हर गैस की अगर हम लोग ऐड कर दें तो उसके बराबर होती है। पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो ये चीज आप याद रखें कि आप डाल्टन्स लॉ के थ्रू भी आगे आप जब कुछ 12th में भी कुछ कैलकुलेशंस आपको करने होंगे तो डाल्टन्स लॉ उसका बेसिस बनेगा वहां पर भी, ये यहां पर आप याद रखें। उसके बाद है रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हमें निकालना हो या फिर उसकी रेशियो टू बी मोर स्पेसिफिक तो वो रूट अंडर d2/d1 जहां पर d उसकी डेंसिटी है या रूट अंडर m2/m1 के बराबर होता है। अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर भी दे दिया जाए साथ में तो याद रखिएगा कि ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p रूट t के। मतलब यहाँ पर आपको R1 दिया हुआ हो तो आप P1 T1 और M2 तो जैसा यहाँ पर ऊपर में आपको दिया ही गया था, आप उसको PT से मल्टीप्लाई कर दें, P रूट T से। तो वैसे ही R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 इंटू रूट अंडर T1/T2 इंटू M2/M1। यहाँ पर जैसा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर आपको डिफरेंस इन टेम्परेचर और प्रेशर भी दिया जाए तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट जो है वो आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में 7 पॉइंट दिए गए हैं। अभी के लिए वहां पर आप 3 तरह के स्पीड्स डिफाइन करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड क्या होता है कि हम लोग रूट मीन स्क्वायर करते हैं। मतलब सबसे पहले आप स्क्वायर्स के सम का मीन, मतलब स्क्वायर्स का मीन निकालते हैं और फिर उसे रूट कर देते हैं। आपको उल्टा चलना है, सबसे पहले स्क्वायर करिए, फिर स्क्वायर्स का मीन निकालिए और फिर उस मीन का रूट निकाल दीजिए। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू मिलती है वो आती है रूट 3RT/m के बराबर। यहाँ गैसेस के केस में वो रूट 3RT/m आती है। एवरेज स्पीड आता है रूट 8/πRT/m और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आता है रूट 2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होता है जिसमें ज्यादातर नंबर ऑफ एटम्स या फिर गैस मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आता है। सबसे पहले
मोस्ट प्रोबेबल, फिर सी एवरेज और फिर सी आरएमएस। इसके साथ ही आपको ये रेशियो भी याद रखने की ज़रूरत है। ये रेशियो तब आता है जब हम इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें ये रेशियो भी कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दिया जा सकता है। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज निकलती है, उसमें सी आरएमएस का स्क्वायर करना है, न कि सी एवरेज का या सी मोस्ट प्रोबेबल का। ये चीज़ याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी भले यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग स्पीड लेंगे तो हमें आरएमएस स्पीड लेना है वहाँ पे। इसके साथ ही हमें जब अगर प्रेशर निकालना हो कहीं पे, तो हमें 1/3 n m सी RMS स्क्वायर बाई v, इस फॉर्मूला से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती है 3/2 kT। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू R/Na मतलब 1.38 × 10⁻⁻23 होती है। यहाँ पर R की वैल्यू वो वाली डालनी है 8.314 वाली, तो आप आसानी से ये डिराइव कर सकते हैं। इसी में अगर आपको एक मोल का निकालना हो तो Na से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको Na से मल्टीप्लाई कर देने पे आपको 3/2 RT आ जाएगा, जिसे आप 3/2 PV भी लिख सकते हैं क्योंकि एक मोल है। उसके बाद है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो है कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये होता है। आपको ज़्यादातर चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और किसी एक चीज़ को निकालने के लिए कहेगा। मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको प्रेशर निकालने बोल दे, या फिर आपको वहाँ पर उस स्पेसिफिक केस के लिए R की वैल्यू वेरीफाई करने दे देगा। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। उसके बाद है रियल गैस इक्वेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आइडियली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में। ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती हैं सभी कंडीशंस में। जो रियल बिहेवियर है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। वो हैं PR मतलब पी रियल प्लस AN²/V² और V मतलब रियल जो वॉल्यूम है माइनस NB। ये करके आप इन दोनों का प्रोडक्ट nRT के बराबर लिख दें तो इसे वॉन्डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। किसके नाम पे इक्वेशन है ये याद रखना जरूरी नहीं है, आपको ये इक्वेशन बस पता होनी चाहिए। आपको इनमें ज़्यादातर चीज़ों की वैल्यू दी गई होंगी, आपको बस nRT निकालना हो या टेम्परेचर निकालना हो, ऐसी सारी चीज़ें आपको कोई एक मिसिंग चीज़ निकालने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद ही Z होता क्या है, असल में PV/nRT को कहते हैं Z। जैसा कि आपको पता है अगर हम इस इक्वेशन को रियल गैसेस में अप्लाई करें तो ये 1 के बराबर होगा, आइडियल गैसेस में ये 1 के बराबर होगा, लेकिन रियल गैसेस में ये रेशियो आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 होता है। जब ये लेस देन 1 होता है तो इसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं और इसे Z को कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। तो ये लो प्रेशर रीजन्स के लिए देखा गया है कि Z नेगेटिव डेविएशन शो करता है और Z की वैल्यू आती है 1 - AN/VRT। ये आप याद रखें, आपको हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। और हाई प्रेशर रीजन्स के लिए Z की वैल्यू होती है 1 + PB/RT। आप असल में ये आता कैसे है कि आप इसी इक्वेशन में जब आप कुछ चेंजेस लाते हैं, जब आप थोड़ी सी अजम्पशंस ले लेते हैं हाई प्रेशर रीजन के लिए, तो आप आसानी से उस Z की वैल्यू को लिख सकते हैं। इसके साथ ही इंटरमीडिएट रीजन्स में देखा गया है कि Z की वैल्यू 1 से छोटी होती है। उसके बाद आता है आइडियल और रियल गैसेस सेम प्रेशर पर हों तब हम Z के थ्रू कैसे बता सकते हैं कुछ चीज़ों को। अगर आपको Z पता है और सेम प्रेशर पता है तो आप वहाँ से V real/V आइडियल निकाल सकते हैं और उसके साथ ही रो आइडियल बाई रो रियल भी निकाल सकते हैं। मतलब आपको डेंसिटी का रेशियो अगर निकालना हो तो आप वो भी निकाल सकते हैं। Z अगर 1 है तो कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं एग्जिस्ट करती हैं गैसेस के बीच में। Z लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट है और Z ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट करती हैं दो गैसेस, मतलब किसी भी एक गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर Z 1 से छोटा है तो कंप्रेस करना आसान है, Z 1 से बड़ा है तो कंप्रेस करना मुश्किल है। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ही दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो उन्हें पास लाना मुश्किल है। इसीलिए Z 1 से बड़ा होने पर यह डिफिकल्ट और Z 1 से छोटा होने पर ईजी होता है कंप्रेशन। बॉयल्स टेम्परेचर आप याद रख लें, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उसकी वैल्यू होती है A/BR। अगला हम लोग आते हैं लिक्विफैक्शन पर। लिक्विफैक्शन का मतलब होता है किसी भी गैस को लिक्विफाई करना, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। लिक्विफैक्शन जब भी Z की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है तो नहीं किया जा सकता। जैसा हमें पता है कि वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो वहाँ पर लिक्विफैक्शन नहीं हो सकता। Z 1 से जब छोटा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पर लिक्विफैक्शन पॉसिबल होता है।
लिक्विफैक्शन के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हम लोग किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB। सॉरी, यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होगा, सॉरी, अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। और क्रिटिकल प्रेशर होता है कि A/27B²। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है कि ये मिनिमम प्रेशर है जिसके नीचे आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप क्रिटिकल प्रेशर हटा दें, मतलब आपने प्रेशर मान लीजिए 0 रख लिया, तो वहाँ पर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा, पर फिर भी नहीं कर पाएंगे। और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, A/27B² होता है। क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर कर देते हैं आपस के आसपास की सराउंडिंग को, तब जो मोलर वॉल्यूम आता है, मतलब एक मोल के लिए जो वॉल्यूम आता है वो 3B के बराबर होता है। यह आप आसानी से उस ऊपर वाली इक्वेशन में डालकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही Z की वैल्यू 3/8 आती है। आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, PV/nRT कर दीजिए, बस वहां पर आप इसे डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा Z की वैल्यू। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है। उसके बाद इन्वर्जन टेम्परेचर आपको बस याद रख लेना है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर होता है, मतलब 2A/RB के बराबर होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।